ये गली सड़क देख लिए। अब आज के बाद बेलवा आना होगा तो किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, नहीं। ये मामला आज जो है सेट हो गया हमारा। तो एक तो ये रहा। दूसरा, हमारे देर आने का फायदा ये हुआ कि हमको ज्यादा बोलने की जरूरत, सारा मुद्दा इम्पोर्टेंट सब सारे साथी लोग बोल चुके हैं, तो अब हमको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक काम हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर सकते हैं ना, भाषण करने के वजह आपस में बातचीत कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से इन्होंने क्रिमिनल टाइम एक्ट बताया होगा जो अंग्रेजों ने बनाया, वो कब बनाया था? अरे इधर से पूछ रहे हैं, कब बनाया था? हाँ, अरे बताया नहीं, मैं कई बार बोला हूँ उसके बारे में। नहीं ध्यान नहीं ना, घरे में खाना नहीं बनल हो जाए क्या भाई बैठेले हन नहीं छोड़े में जाई, कहाँ आगे फंस गई कैसे निकली? हम तो आगे बैठे नहीं, पीछे से कैसे जाई? पीछे वाला तो निकल गया। ये सब चल रहा दिमाग में है? ऐसा चल रहा है? नहीं 1871 में, और उसके बाद उसमें बदलाव कितने साल बाद हुआ? लगभग 80 साल। अब आप सोचिए, एक जनरेशन यानी एक पीढ़ी, आज के दौर में 20-22 साल की एज में एक पीढ़ी होती है, लेकिन पुराने जमाने में जल्दी शादी हुआ करती थी, तो 15 से 16 साल 18 साल की एज में एक पीढ़ी होती थी। तो 80 साल में कई पीढ़ी गुजरी? देखा बताओ नहीं, 20 साल रखा जाए तो 4 पीढ़ी, और अगर 4 पीढ़ी तक, जैसा सोचिएगा 4 पीढ़ी तक आपको और आपके चारों तरफ ये कहा जा रहा है पुष्ट दर पुष्ट कि तुम जन्म से अपराधी हो। सोचिए कि तुम लोग जन्म से अपराधी हो, तो क्या आपके अंदर यह आत्मविश्वास होगा कि जब कोई पुलिस वाला आए तो उससे कहे हाँ बताइए कैसे आए हैं? ये कहने की हिम्मत है? ओके। ये जब आज 80 साल की बात कर रहा हूँ, ये इधर के 70-78 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 78 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, आजादी के बाद की। आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, 48 में संविधान बना, 26 नवंबर को बाबा साहब ने उसको बना के तैयार किया, 26 जनवरी को वो पूरे देश में लागू हुआ, और उसके बाद से आज 2024 है ना, 78-79 साल बाद हम आप ये कह सकते हैं, कोई आके देखे, कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते? कितने लोग कह सकते हैं? 1 2 तो बच्चे लोग छोड़ो और एक तो उधर से उनकी आवाज आई थी 3। कितने लोग बोल सकते हैं? 3। देखिए 80 साल बाद भी 4 हाथ उठा है, इस आत्मविश्वास के साथ कि अगर पुलिस आ भी गई तो हम उससे लड़ने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हम जन्मजात अपराधी नहीं है। और आजादी के बाद जन्मजात अपराधी बदल कर क्या हो गया? हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी। और पिछले कितने साल से आदतन अपराधी लिखा है? क्या आप लोग आदत से अपराधी हैं? बताइए। नहीं। लेकिन ये बात जो कह रहा है उसको बदलने के लिए 80 साल से कुछ किया आपने? 78 साल से कुछ किया? और हम आपसे ये कह सकते हैं कि लिखा हुआ है कि तुम लोग आदतन अपराधी हो। कैसा लगेगा आपको? मैं बोल रहा हूं, कैसा लग रहा है आपको? बोलिए, कैसा लग रहा है? आपका बच्चा आदतन अपराधी है, ये कह रहा हूं, कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है? 80 साल 78 साल से लिखा है, उस लिखे को बदलने के लिए अब तक
क्यों नहीं बोला गया? हम बोल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। हम कौन है? आपका बच्चा आदतन अपराधी है, लिखा है। बदलो। कौन बदलेगा? हम लड़ेंगे? नहीं, सब लड़ी तब बदली। कौन बदलेगा? पढ़ा लो, कितना भी पढ़ा लो, बीए करा लो, इंटर करा लो, बीए करा लो, डॉक्टर इंजीनियरिंग के इम्तिहान दे दे, और वहां पर इंटरव्यू में कहो दिया IAS PCS के इंटरव्यू में, जब उसको DM बनना है, प्री पास किया लड़के ने, पढ़ाया अपने मेहनत से, मेन पास किया, इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू बैठे अधिकारी कहते हैं तो कानून में लिखा है कि तुम आदतन अपराधी हो, तो DM बन ही नहीं सकते, कमिश्नर बन ही नहीं सकते। कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? कितने DM SSP है आपकी बिरादरी में? बताइए। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू में सिर्फ इसलिए फेल कर देता है कि ये आदतन अपराधी। कौन बदलेगा इसको? हम बदलेंगे? नहीं, सब लड़ी तब बदली साहब। अब ये बात बहुत सही की हमारी बहन ने की, सब लड़ेंगे तब बदलेगा। अब एक बड़ी मुसीबत ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? प्रेम भाई का तो दिमाग खराब हो गया है, निकल लिए कि हम लड़बे करेंगे पूरी जिंदगी, अब बचा हुआ पूरा जीवन अपनी बिरादरी के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लगा देंगे। इनका तो दिमाग खराब हो गया कि नहीं भैया? कितने लोग पीठ पीछे बोलेंगे बड़का नेता बने घूम रहे हैं, जिस दिन पकड़ा दिन समझ में आई बोल है ना? तो ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग घर में झाड़ू देते हैं ना, है ना? घर में झाड़ू देते हैं ना, झाड़ू की तीली निकाल के तोड़ते हैं, पट से टूट जाएगी, लेकिन पूरा झाड़ू पकड़ के तोड़ेंगे तो टूटता है? ताकत लगती है ना? 2-4 तीली भले टूट जाए, लेकिन झाड़ू अगर एक साथ है तो नहीं। तो ये जो तीली है अकेली एक तीली लड़ने में तो तैयार हो गई है, लेकिन इसको मजबूत ताकत कौन देगा? अब ये तो एक कानून हो गया, ये एक कानून हो गया। ये पिक्चर समझ में आ गई कि आपके बच्चे आगे जाकर सरकारी नौकरियों में बड़े लेवल पर नहीं जा सकते, उन मुकाम पर नहीं पहुंच सकते जहां से वो बदलाव ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कानून आपके रास्ते को रोके हुए है। अब वो कानून कैसे बदलेगा और क्यों बदलेगा? आप कह रहे हैं इसलिए या कहीं और भी कुछ लिखा है? ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों सरकार मान जाएगी और सरकार को मानना पड़ेगा, इसको समझते हैं। ठीक है? एक इंसान को जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है बताइए? अच्छे से सम्मान पूर्वक जीने के लिए क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सब आवश्यकता है। ये है ना? जरूरी है ना? क्या इस सम्मान ये सब चीजें चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना? क्या इन चीजों को कोई प्रतिबंधित कर दे कि आपको नहीं देंगे तो चलेगा? चलेगा? जाति व्यवस्था में इन चीजों को प्रतिबंधित किया गया। ठीक? अगर कोई बाधित कर दे कि ठीक है ले सकते हो, लेकिन हम रास्ते में नहीं देंगे, उधर से जाने का तो जाओगे कैसे? फोड़ के जाएंगे। वेरी गुड। तो बाधित कर दिया तो भी वो चीज मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। और अगर ठीक है दे देंगे, पढ़ लो 8 तक पढ़ लो 8 तक पढ़ लो, बस ठीक है, सरकारी है, पढ़ लो उसमें। ठीक है, जब आया करो तो स्कूल में सफाई भी कर दिया करो, 8 तक पढ़ लो, कुछ खाने पीने को मिड डे मील भी दे देंगे, बस उसके बाद
हमरे खेत में हलवारी करे के है, मजदूरी करे के है, और नहीं करोगे तो गिरा के बल भर। तो नियंत्रित हम तय कर रहे हैं कि आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक। और ये काम लड़कों के लिए खाली नहीं है, क्या ये सबके लिए है? क्या रोटी कपड़ा मकान केवल आदमी को चाहिए, औरत को नहीं चाहिए? शिक्षा केवल आदमी को चाहिए, औरत को नहीं चाहिए? अब आखिरी सवाल, रोजगार केवल आदमी को चाहिए, औरत को नहीं चाहिए? चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि औरत को रोजगार चाहिए? बोलिए। सबको चाहिए। अब हाथ नीचे करो। अब कौन कौन अपने अपने घर की बिटिया को नौकरी करने और कारोबार करने की छूट देगा? ये बताओ। कौन कौन देगा अपनी बेटी को नौकरी करने की और कारोबार करने की छूट? और जब तक वो अपने पैर पर खड़ी होकर कमाने लायक नहीं हो जाती, तब तक उसका ब्याह नहीं करेंगे। इसका वादा कौन करता है? हाथ ऊपर करो। पक्का? सोच ले। घरे का आदमी लोग दौड़ा जी है, घरे का आदमी लोग दौड़ा जी है। हो सकेला कभी कभी मुखिया जी भी गुस्सा हो जाए कि बहुत हो गल ब्याह कराओगे, तब वेरी गुड। इस सवाल का भी जवाब देते हैं। थैंक यू। बैठिए। जब जोश में आ गए, गुस्सा मत होइए, आज हम जोश में एकदम नहीं है। अब ये जो चीजें हैं, ये हमारा जो आवश्यकताएं आपने गिनी है, इन्हीं आवश्यकताओं को बाबा साहब ने भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 30 के बीच में लिख दिया है कि ये सब हमारा मौलिक अधिकार है। तो जो हमारी आवश्यकता है, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। और फिर भाग 4 में लिखा सरकार के लिए कि इन अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। किसकी है? सरकार की। तो अब आपको आपके इस सवाल का जवाब मिलेगा कि फ्री में अस्पताल जो चल रहा है, जो दवा बंट रही है, वो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि भारत के संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि ये जो आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं के बगैर कोई भी व्यक्ति सम्मान पूर्वक समाज में जीवन जी नहीं सकता। जी सकता है? नहीं जी सकता। और अगर सरकार बनेगी और समाज के लोग वोट देकर सरकार बना रहे हैं, और अगर नमक खरीदते हैं या कफन खरीदते हैं, तब भी हम टैक्स देते हैं, तो वो टैक्स का पैसा जब सरकार इकट्ठा करती तो पैसों का क्या करेगी? तो टैक्स इसीलिए देते हैं कि सरकार उस पैसे से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जिसके लिए स्कूल खुला, अस्पताल खुले, अस्पताल में फ्री में शिक्षा मिले, कम पैसे में शिक्षा मिले, स्कूल में, अस्पताल में फ्री में दवा मिले, डॉक्टर मिले, इलाज हो, क्योंकि ये हमारी क्या है? आवश्यकता है। और बाबा साहब ने इस आवश्यकता को अधिकार के रूप में भारत के संविधान में लिख दिया। एक सवाल भैया ने जोड़ा था, और सम्मान है ना। मान ले आपके 2 रोटी मिले और हम रोटी ऐसे दे, हम ले खाइएगा? क्यों? धिक्कार के। तो क्या बुरा लगा? सम्मान को ठोस पहुंची, है ना। 78 साल हो गया है, लिखा हुआ है ना, आदतन अपराधी है आप और आपकी औलादें। बुरा नहीं लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा है? बोलिए। कौन बढ़ लेगा? ये सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। और जब तक इस सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई अकेले लड़ी नहीं जा सकती, हम सबको मिलकर के इस लड़ाई में आगे आना होगा। अब एक बात, आखिरी बात समझ लीजिए, हमारी आवश्यकता हमारा अधिकार है, सम्मान भी हमारा अधिकार है, और अधिकारों की रक्षा की गारंटी किसकी है? सरकार की। तो सरकार ही ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती
जिससे कि हमारे अधिकारों का हनन हो। जैसे आपकी औलाद, आपकी संपत्ति पे उसका हक है, हम आके राजेश भाई कहें कि नहीं उसको उसका हक नहीं मिलेगा, तो मुखिया जी बैठे हैं, मान लेंगे राजेश जी की बात, चाहे कितने बड़े आदमी हो इलाहाबाद में, मानेंगे? क्यों? क्योंकि वो उसका हक है, अधिकार है ना? ठीक वैसे ही सम्मान हमारा हक और अधिकार है, कानून में लिखा है, और उस सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। तो ये कानून 78 साल से फर्जी क्यों बना के रखा है?